नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्मी सरफेस। अब ये एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये एक ऐसा सरफेस हो सकता है, 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है, जिसकी, ठीक है, वो सरफेस की एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट एनर्जी सरफेस। इसको हम कांस्टेंट एनर्जी सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी ही याद रखना कि सरफेस पे अगर आप एटम्स की एनर्जी देखोगे, वो आपको सभी एटम की एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, ठीक है। अब हम ये एनर्जी निकाल चुके हैं, यहाँ पे फर्मी बोला है तो हम इसकी क्या निकालेंगे, फर्मी एनर्जी निकालेंगे, और वो आप देखोगे कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब फर्मी एनर्जी निकालने के लिए अगर हम बात करें 3D की, ठीक है, अब अगर हम 3D की बात करें तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फर्मी एनर्जी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फर्मी एनर्जी एंड नंबर डेंसिटी बोल दें, ठीक है। नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें ये रिलेशन चाहिए। तो ये रिलेशन के लिए हमें, ये हम कर भी चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि नंबर डेंसिटी, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, 0 टू इन्फानाइट एफ ऑफ ई जी ऑफ ई डी ऑफ ई, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके इक्वल होते हैं। अब एफ ऑफ ई क्या है, हमारा फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी अगर एनर्जी 0 से ई एफ के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अगर एनर्जी 0 से EF के बीच में लाई करेगी, 0 होगी अगर एनर्जी ग्रेटर देन हो जाती है EF से, ठीक है। क्योंकि अगर हम 0 केल्विन पे देख रहे हैं तो सारे के सारे आपको एटम्स कहाँ में मिलेंगे, ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे एटम्स आपको ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो कोई एटम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। हायर लेवल में, कंडक्शन लेवल में आपके पास एटम प्रेजेंट ही नहीं है। अगर एटम नहीं है तो इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, 0, ठीक है। यहाँ इसको हम क्या बोल देते हैं, EF। तो EF से नीचे देखोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, क्योंकि पार्टिकल वहां पे है तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। यहाँ पे पार्टिकल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारे पास एफ ऑफ ई की तो वैल्यू पता चल गई। अब हमने निकालनी है जी ऑफ ई, और जी ऑफ ई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जी ऑफ ई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से, उसका भी हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला किया हुआ है। वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू वी पाई रेस टू पावर डी बाई 2 पी रेस टू पावर डी बाई डी बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच रेस टू पावर डी। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है डीजेनरेसी का, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल की डीजेनरेसी होती है तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मींस कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। तो अगर हम वेज की बात करेंगे तो वहां पे डीजेनरेसी भी आएगी, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या है, डायमेंशन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 3D की, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ओमेगा इज इक्वल टू जी एस वी पाई रेस टू पावर 3/2 पी रेस टू पावर 3/2 फैक्टोरियल एच रेस टू पावर 3, ठीक है। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में s की वैल्यू 2 होती है, और हमें पता है E किसके इक्वल होता है, a रेस टू पावर a इंटू पी रेस टू पावर s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। अब a की वैल्यू, नॉन रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2m। तो E इज इक्वल टू पी रेस टू पावर 2/2m। यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2me रेस टू पावर 1/2। p की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी एस वी पाई रेस टू पावर 3/2, p की वैल्यू 2me रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फैक्टोरियल h रेस टू पावर
3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल होती हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल होंगी, डी ओमेगा बाय, इसको ई की टर्म में लिखना है डीई। डेंसिटी ऑफ किसके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल होंगी, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ई के, तो इसका डेरिवेटिव करो तो जी ऑफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव किया GS V पाई रेस टू पावर 3/2, 2m कांस्टेंट है, 2m रेस टू पावर 3/2, ई का ई रेस टू पावर 3/2, 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ई रेस टू पावर, एक पावर कम कर दो तो 3/2 माइनस 1, 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3/2 फैक्टोरियल इंटू एच रेस टू पावर 3। अब हमें पता है कि 3/2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 3/2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है। 3/2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। तो यहां से हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 3/4 हो जाएगी, ठीक है, 3/4 इंटू रूट पाई, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होके 2 बच जाएगा, ये वाला रूट पाई ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, जी ऑफ ई इज इक्वल टू GS V पाई रेस टू पावर 3/2, ये 1/2 है ऊपर गया, ठीक है, 2m रेस टू पावर 3/2, ये भी 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, और हमारे पास E ये ऐसे है, और यहाँ पे E 1/2 बचा डिवाइडेड बाय h³ बचा है, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया 3 - 1 2, 2/2 यहाँ से कैंसिल होके पाई बन जाएगा, तो GS 2V पाई 2m रेस टू पावर 3/2 E 1/2 डिवाइडेड बाय h³, ये बन गया। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि फर्मियंस है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का केस लेके चले तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन कितनी होती है, हाफ, तो डीजेनरेसी क्या हो जाएगी 2s + 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो कितनी आ जाएगी डीजेनरेसी 2, तो यहाँ पे फर्मियंस के लिए कितनी हो जाएगी, फर्मियंस में भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास GS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हमारे पास G ऑफ E 2 × 2 कितना बन जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे थे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल हो जाएंगे 0 2, पहले इसको करते हैं, तो 0 to EF के केस में इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4V पाई 2m रेस टू पावर 3/2 E 1/2 डिवाइडेड बाय h³, साथ में क्या है DE। अब जो कांस्टेंट फैक्टर हैं बाहर निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी लिख सकते हैं, स्मॉल n लिखा। अब यहाँ पे कौन कौन बाहर आएगा 4 पाई 2m, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/2, क्योंकि h² है, 2 से 2 कैंसिल, h³ भी बन जाएगा, और यहाँ पे 0 to EF E 1/2 DE, इसका क्या करनी है हमने इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू 4 पाई 2m/h² रेस टू पावर 3/2, डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है, और 3/2, और अपर लिमिट पुट की तो EF हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, ये बन गया हमारे पास। तो यहां से अब हमारे पास n इज इक्वल टू, ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो 8 बनाएगा, 8 π/3, 8 π/3 2m/h² रेस टू पावर 3/2, और साथ में EF रेस टू पावर 3/2, यही बनेगा। अब हमने EF की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली टर्म को इधर लेके गए 3n
बाय 8 पाई, ठीक है, और यहाँ पे एच स्क्र बाय 2m, इस सभी टर्म्स को इस तरफ ले गई लेफ्ट हैंड साइड पे, 3/2 इज इक्वल टू ई एफ, इसकी पावर 3/2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी पावर आ जाएगी, इसकी पावर तो कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एच स्क्र बाय 2m 3n बाय 8 पाई, यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू ई एफ। अगर हमने इसको एच कट बनाना है, इसको अगर हमने एच कट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है एच कट क्या होता है, h/2 पाई, एच कट किसके इक्वल होता है, h/2 पाई, तो यहाँ पे एच स्क्र क्या हो जाएगा, एच स्क्र बाय 4 पाई स्क्र, तो इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और 4 पाई से डिवाइड कर दिया, तो एच स्क्र बाय 4 पाई स्क्र क्या बन जाएगा, एच कट स्क्र बाय 2m, और ये 4 पाई को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है, ये अंदर कैसे जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पाई होल स्क्वायर, ठीक है, ये अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो ये ऐसे जाएगा 2 पाई क्यूब, ऊपर है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर ही था फिर, तो ये बाहर भी स्क्वायर था, तो लिख सकती हूँ अंदर जाएगा तो ये क्यूब बन के जाएगा इंटू 3n/8 पाई रेस टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ई एफ। यहाँ से 2 का क्यूब करोगे 8 के साथ ये 8 कैंसिल, पाई क्यूब है, 1 पाई कैंसिल, तो पाई स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ से ई एफ क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय 2m 3n पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, पी स्क्वायर बाय 2m के, ठीक है, हम पी को क्या लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। इन दोनों को कंपेयर करो, ये टर्म है, ये टर्म है, तो बाकी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3n पाई स्क्वायर रेस टू पावर 2/3 भी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो कैंसिल कर देगा, 3n पाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, 3D के लिए। अब हम बात कर रहे हैं फर्मी सरफेस की, ठीक है, जो सरफेस है वो हम क्या बनाते हैं, के स्पेस में बनाते हैं, तो के स्पेस में बनाएंगे तो किसी रेडियस का बनाएंगे सफियर, तो वो कितने रेडियस का होगा, इतने रेडियस का होगा, ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, फर्मी की बात कर रहे हो तो के एफ आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास इतने रेडियस का स्फीयर होना चाहिए, उस स्फीयर पे अगर आप एनर्जी देखोगे वो क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी, और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 3D की, अगर आप 2D में बात करोगे तो D को 2 लेके सेम एक्सप्रेशन करना है, अगर आप 1D में करोगे तो आपने क्या लेना है, D को 1 लेके सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है, आपके पास फिर K की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम 2D में बात करेंगे तो फर्मी डिस्क बोल सकते हैं, तो उसकी kf की वैल्यू इतनी आ जाएगी और एनर्जी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर हम 1D में बात करेंगे तो लाइन होगी, एक लाइन जिसपे एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी, और उस लाइन की, ठीक है, डायमेंशंस या फिर लेंथ कितनी होगी, kf इज इक्वल टू पाई n/2l। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से करके देखना है। कैसे करोगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट लोगे, उसमें D को 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, सेम प्रोसीजर करना है और रिजल्ट आपके सेम आने चाहिए, ठीक है, आपने इसको खुद से एक बार चेक करके देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।